बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। यारिम, ये देखिए क्या हो गया। वो अभी अपने कपड़े निकाल ही रही थी जब इस तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारिम भी परेशानी से उसे देखने लगा था। यारिम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं है, देखिए ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, ये मेरे नहीं है। वो हैरान और परेशान है कि कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी जो वाकई इसके नहीं थे। यारिम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया है। रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था। रू मुंह बनाकर बोली। रू मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी, यारिम मुस्कुराए बिना न रह सका। बेबी गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ के आता हूँ उसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक कर दो, जिसके भी हैं उसे वापस भी देने पड़ेंगे ना। वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल गया था। हम आपसे माजरत खां हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं, होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस ज़बान में जवाब दिया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारिम आइसलैंडिंग ज़बान में जवाब देता वापस कमरे में आ गया था। बेबी कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ मैं। यारिम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ पे इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यार मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना, मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर से दिखा रही थी। देखो रू, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की जिद की वजह से मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो। और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा, प्लीज़ अब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब भी नहीं लाने दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती, लेकिन अब बिना बाया कि आप मुझे ये बेफजूल नाकाबिल कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रही हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया? रू ने उंगली उठाकर उसकी तरफ शक की नज़रों से देखा था। रू, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को किसी और की तवज्जो बनाए। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाना चाहूँ तो मुझे इस तरह के बहाने करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूँ, वरना कब का बाहर रख के आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ देख कर पहन लो। यार खुद ही बैग से कोई काबिल कबूल कपड़े ढूंढने लगा था और फिर जीन्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट नज़र आ ही गई, लेकिन अफसोस स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय यारिम, ये कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों के साथ बाजू का कपड़ा ही नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। रू कपड़े बेड पर फेंक कर वही मुंह बनाकर बैठ गई थी, लेकिन यारिम की घूरी पर नज़र पड़ते ही खामोश हो गई। क्या चाहती हो तुम? मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊँ? यारिम ने घूर कर कहा। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। वो मुंह बनाते हुए उठी थी और वापस वॉशरूम में घुस गई। ऐसे मुंह बनाते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि यारिम का इस पर गुस्सा करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन हाय ये मजबूरी। वो चेंज करके बाहर आई। कपड़े बिल्कुल इसके नाप के थे, लेकिन बाजू पे बिल्कुल भी कपड़ा न था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही। अब भी वो यारिम से बहुत ज़्यादा शर्माती थी और फिर कभी उसके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, सो बहुत शर्म आ रही थी। यारिम उसकी शर्म और हया देख कर बहुत महफूज हो रहा था। उसे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए यारिम ने अपना जैकेट उतारा था और उसे पहनाने लगा। उसने भी फ़ौरन जैकेट पहन ली। यारिम, बाजू का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा तो मसला है, लेकिन तुम्हारे पास शॉल है ना? यारिम ने बताया तो वो खुश हो गई। शुक्र है इसके पास शॉल तो थी, वरना ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर बाहर कैसे जाती।
वैसे ये कपड़े सिर्फ उसको ही बेढंगे लग रहे थे। यारम ने उसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढे थे जिन्हें वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलिबास नहीं हो रही थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो बाहर निकले तो बाहर काफ़ी अंधेरा छा चुका था। यारम, ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था यहाँ पर 2-2 हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज रहे हैं। रूह उसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शाल, टोपी, दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही यारम को एक बात पता चली थी कि उसे सर्दी बहुत लगती है, या वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी, अगर बर्फ़ गिर रही हो तो सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, ये यहाँ के लोगों का कहना था। यारम भी इस बात से इत्तेफाक करता। यारम, हम जा कहाँ रहे हैं? वो इसके साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानिब। यारम इसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहाँ पर होटल के ही कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, उनके करीब चला गया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा था। जी, सब हो चुका है, आप दोनों एंजॉय करें, आदमी कहकर चले गए। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी ज़बान बोलते हैं? मुझे तो ये भी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी थी। हर मुल्क की अपनी ज़बान होती है रूह, हर कोई अपनी ज़बान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, यहाँ के लोगों की अपनी एक ज़बान है। अब तुम इन सब को छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो उसे खींच कर इस जगह पर लाने लगा था जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज़ बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। और रूह दिल से तारीफ़ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं, यारम ने उसका माथा चूमते हुए कहा था। आज तक मैं कहता आया हूँ, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया, अब मुझे ये बताओगे तुम भी मेरी हो कि नहीं? रूह, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा था। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, ज़बान से बोलो। हाँ, रूह शर्माते हुए उसके सीने से लगी थी। ओह, पूरा बोलो। यारम ने उसे खुद से करीब करते हुए मज़ीद बाहों में भरा। मुझे उन गोरों की ज़बान में बोलना है। अपना बचना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना गढ़ा था। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है, तो फिर कहो मुझसे कि। यारम ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थामा। ये क्या है? रूह ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर इस आइसलैंडिक ज़बान का इजहार मोहब्बत सुना था। इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम भी बोलो जल्दी। मैं क्या बोलूँ? रूह ने शरारती अंदाज में कहा। तो यारम इसे घूर के रह गया। अच्छा अच्छा कहती हूँ, ये बड़ी बड़ी आंखों से डराना बंद करें मुझे, रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। और यारम के डिम्पल नुमाया हुए थे। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। वो आइगो माइगो रूह, वो आइगो माइगो नहीं। यारम ने सदमे से आइसलैंडिंग का बेड़ा गर्क होते सुना था। हाँ हाँ, वही। रूह ने दांत दिखाते हुए कहा। उसके इजहार करते ही आसमान से बर्फ़ गिरने लगी थी। यारम ने पूरा इंतज़ाम किया था कि वो इससे इजहार मोहब्बत करेगी तभी बर्फ़ गिरना शुरू होगी, इसलिए तो वो इतनी जल्दी मचा रहा था। इससे पहले इसने हर एक सेकंड के टाइम का हिसाब किया था। यहाँ के लोगों को पहले ही अंदाज़ा हो जाता था कि बर्फ़ कब गिरना शुरू होगी, लेकिन यारम को इस बात का अंदाज़ा हरगिज़ न था कि इसका इज़हार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो इसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंडिक ज़बान सीखने का शौक़ इसके इज़हार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। यारम का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ़ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। यारम का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा कि वो डिनर भी रूम में करेंगे क्योंकि इसे बहुत सर्दी लग रही थी। आखिर यारम को रूह की बात माननी पड़ी। वो उसे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया था। इस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने इसकी तरफ देखकर कमेंट्स पास किए थे। रूह तो इनकी ज़बान समझी ही नहीं, ना ही इतने लड़कों की तरफ तवज्जो की हो तो इनके पास से गुजर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, जबकि यारम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से उसके माथे की रगें तक बाहर उभर रही थी। कोई इसकी बीवी पर इस तरह से कमेंट पास करे
वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की ज़ात पर इस तरह से बात नहीं करने देता था। यहाँ तो उसकी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब मुड़कर एक दफ़ा इन दो लड़कों को देखा जो किसी और लड़की को देखकर इस तरह से कमरे पास कर रही थी। उसने कमरे में कदम रखा तो रूह उसका कुर्ता पहनकर जो कि ज़मीन पर लटक रहा था नमाज अदा कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। इसके कुर्ते में वो ना सिर्फ बहुत प्यारी लग रही थी बल्कि यारम तो ये सोच कर खुश हो रहा था कि कितने हक से वो इसकी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। वो बेड पर बैठकर उसकी नमाज से फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। तब यही वेटर खाना लेकर आ गया। यारम ने दरवाजे से ही इसके हाथ से खाने वाली ट्रे को खुद पकड़कर अंदर घसीट लिया था। फिर खाना टेबल पर लगाकर उसका इंतज़ार करने लगा जो कि अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो नमाज से फारिग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो, इनमें क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ आओ, बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है मैं इनमें गुम हो जाऊंगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा था। डोंट वरी, मैं ढूंढ निकालूंगा। यारम ने हंसते हुए कहा तो उसके करीब आकर बैठ गई थी। आप कितने झूठे हैं ना। आप कहते हैं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ, वो आप मुझे देते ही नहीं। रूह रूठे अंदाज में बोली थी। अरे मेरी जान, मैं तो इंतज़ार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यारम पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे था। जब रूह ने अपने हाथ की शहादत की उंगली उसके डिंपल पर रखी थी। ये मुझे ये चाहिए। अरे मेरा बेबी, ये तो है ही तुम्हारे, तुम जब चाहे ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस गाल पे एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पे लिखा हो रूह यारम की प्रॉपर्टी, ताकि ये तुमसे कोई भी ना छीन पाए। उसने मुकम्मल डिंपल्स की नुमाइश करते हुए अपने लब इसके गाल पर रखे थे। यारम आंखें बंद कर रूह ने शर्माते हुए कहा। क्यों? यारम का बस चलता तो वो कभी उसका शर्माया शर्माया सा ये रूप अपनी आंखों से ओझल ही ना होने देता। करे ना प्लीज़, रूह जिद्दी से अंदाज में बोली थी। ओके, यारम ने बस इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। नो चीटिंग, रूह ने फिर से कहा था। आई नेवर चीट रूह, यारम आंखें बंद किए हुए बोला। रूह ने यकीन करके इसकी आंखें बंद है इसके चेहरे के करीब आई थी और फिर अपने होंठों को बिल्कुल उसके लबों के करीब ले गई, मगर हिम्मत ना कर पाई, इसलिए पीछे हो गई। फिर हौसला पैदा किया और फिर उसके करीब गई। रहने दो रूह, तुमसे नहीं होगा। यारम आखिर बोल पड़ा था। होगा ना, रूह कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई थी। ओके देन, वो इसी के अंदाज में कहता मजीद इसके करीब हुआ। रूह ने एक बार फिर से अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की थी और इसके करीब गई और फिर हिम्मत हार के इसके गाल पर अपने लब रख दिए थे। बस हो गया, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। यारम जी भर के बदमज़ा हुआ। हाँ मुझसे नहीं होता और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझसे बात मत कीजिए। रूह अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बेड पर गई थी और सर से पैर तक कंबल तान कर लेट गई, जबकि इसका ये प्यारा सा रूप यारम को अंदर तक सरशार कर गया था। रात का तकरीबन 1 बजे का वक्त था। यारम अभी तक जाग रहा था, जबकि इसके पास लेटी रूह मुकम्मल ख्वाबों की दुनिया में थी। वो आराम से इसके करीब से उठा अपने बैग की तरफ गया। एक मुट्ठी में बैग से कोई चीज़ निकाली और उसे मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता पूरे होटल को देख रहा था, जहाँ इस वक्त रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। इस लड़की की आंखें बंद थी। वैसे भी यारम इस लड़की की नज़रों में आए बगैर वहाँ से निकलना चाहता था। इसने अपने आप को हुड से कवर किया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। यारम इतनी खामोशी से निकला कि अपनी आहट तक इस लड़की को महसूस ना होने दी। बाहर अभी तक बर्फबारी हो रही थी। यारम आहिस्ता से चलता स्विमिंग पूल तक आया जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इतनी सर्दी में भी यहाँ पर लोग नशे में धुत मौसम एंजॉय कर रहे थे। इस मुल्क में शराब पीना गलत ना समझा जाता। यहाँ पर हर कोई शराब का आदी था। वो आहिस्ता से इन आदमियों के करीब आया, इनके कंधे पे हाथ रखकर कहने लगा, वहाँ पे बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। वो आदमी एक नज़र दरवाजे की तरफ देखते और फिर इसकी तरफ स्माइल पास करके बाहर की तरफ निकल गए। यारम कुछ देर इन लड़कों के साथ रहा जो डांस और नशे में मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में वहाँ से निकल कर इन लड़कों के पीछे चला गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है इस लड़के ने हमसे झूठ कहा है। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? देख लूँगा मैं उसे, चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर तो हमें किसी ने नहीं बुलाया, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े थे जब देखा यारम सामने गेट पर खड़ा था।
डू की आँख खुली तो अपने आप को यारम के हसान में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी थी। जब बाहर से ज़रा शोर की आवाज़ सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। यारम ने इसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। उसने खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नज़र आ रहा था। यहाँ पर कुछ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे जो कि हाथ में टार्च लिए आगे पीछे देख रहे थे। होटल की इंतज़ामिया भी वहीं खड़ी थी। उसने सोचा कि ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे जगाए बगैर वो खिड़की पर खड़े इन लोगों को देखती रही। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो उन लोगों से कैसे पूछती कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश ठीक से आती थी और ना ही इनके मुल्क की ज़बान। इसलिए खामोशी से खिड़की पे सब कुछ देखती रही। फिर वहाँ एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डाल कर ले गई। या खुदा, इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग बीमार हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हुए हों। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ बीमार होते तो पुलिस यहाँ क्यों आती। यही सब कुछ देखते हुए इसने यारम को जगाना ही बेहतर समझा था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।